नमस्कार, आप फार्मा माइंडक्राफ्ट देख रहे हैं। आज हम फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट और डब्ल्यूएचओ की एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट। अगर आप बी फार्म के स्टूडेंट हैं, जीपैट की तैयारी कर रहे हैं या एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की चर्चा को हम 4 मुख्य भागों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एसेंशियल मेडिसिन्स आखिर होती क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इन दवाओं को चुनने के मुख्य मानदंड क्या हैं। उसके बाद हम डब्ल्यूएचओ की इस लिस्ट के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे और अंत में इसके महत्व और राष्ट्रीय स्तर पर इसके उपयोग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से। यहाँ हम इस कॉन्सेप्ट की बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे और समझेंगे कि एसेंशियल मेडिसिन्स का सही अर्थ क्या है। सबसे पहले इस सवाल पर गौर करते हैं, आखिर क्यों कुछ दवाओं को पूरे देश के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक या एसेंशियल माना जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम सब अपने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन एक बहुत बड़े यानी राष्ट्रीय स्तर पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ इसकी एक बहुत ही स्पष्ट परिभाषा देता है। परिभाषा के अनुसार एसेंशियल मेडिसिन्स वो दवाएं हैं जो किसी आबादी की प्राथमिकता वाली स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करती हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो दवाएं हैं जो किसी भी देश की ज्यादातर आबादी की सबसे जरूरी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करती हैं। लेकिन सिर्फ परिभाषा ही काफी नहीं है। एक बहुत जरूरी शर्त और है कि ये दवाएं स्वास्थ्य प्रणाली में हर समय पर्याप्त मात्रा में और सही डोजेज फॉर्म में उपलब्ध होनी चाहिए। सोचिए, अगर किसी दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्र में टीबी की दवा ही खत्म हो जाए तो उसके एसेंशियल होने का क्या लाभ। तो अब हम ये तो समझ गए कि एसेंशियल मेडिसिन्स क्या हैं, पर अगला सवाल ये उठता है कि बाजार में मौजूद हजारों दवाओं में से ये चुनाव कैसे होता है कि कौन सी दवा इस लिस्ट में शामिल होगी। चलिए दूसरे भाग में इसी प्रक्रिया को समझते हैं। किसी भी दवा को इस लिस्ट में शामिल होने के लिए 3 मुख्य मानदंडों पर खरा उतरना पड़ता है। पहला है पब्लिक हेल्थ रेलेवेंस। इसका मतलब है कि क्या वो दवा किसी ऐसी बीमारी के लिए है जो उस देश की एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। दूसरा एविडेंस ऑफ एफिकेसी एंड सेफ्टी, मतलब क्या वैज्ञानिक प्रमाण है कि दवा असरदार और सुरक्षित दोनों है। और तीसरा है कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी अगर उसी बीमारी के लिए और भी दवाएं मौजूद हैं तो क्या ये दवा उनके मुकाबले कीमत और असर दोनों में बेहतर है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर। ये जो एसेंशियल मेडिसिन्स की लिस्ट है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये समय के साथ विकसित हुई है। आइए इसके विकास की यात्रा को देखते हैं। इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी, जब पहली लिस्ट में सिर्फ 208 दवाएं थीं। जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की, ये लिस्ट भी बड़ी होती गई। आप देख सकते हैं 2015 में इसमें 410 दवाएं थीं, 2021 तक ये संख्या 479 हो गई और 2023 की लिस्ट में 591 दवाएं शामिल हैं। ये बढ़ोतरी साफ तौर पर दिखाती है कि समय के साथ हमने बीमारियों के लिए कितने बेहतर इलाज खोजे हैं। तो मौजूदा 23वीं डब्ल्यूएचओ मॉडल लिस्ट में कुल 591 दवाएं हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डब्ल्यूएचओ बच्चों के लिए एक अलग लिस्ट भी जारी करता है, जिसे EMLC कहते हैं, क्योंकि बच्चों की स्वास्थ्य जरूरतें और दवाओं की डोसेज बड़ों से काफी अलग होती हैं। हमने परिभाषा, मानदंड और इतिहास तीनों को समझ लिया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। आखिर इस पूरी कवायद का असल में क्या महत्व है, ये लिस्ट क्यों इतनी जरूरी है। इस लिस्ट के 4 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये दवाओं तक सबकी बराबर पहुंच को बढ़ावा देती है। दूसरा, ये दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय करती है। तीसरा, ये सरकारों को बड़ी मात्रा में दवाएं खरीदने और स्वास्थ्य बजट को सही तरह से इस्तेमाल करने में मदद करती है। और चौथा, ये डॉक्टरों को दवाओं के तर्कसंगत उपयोग यानी रैशनल यूज के लिए प्रोत्साहित करती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि डब्ल्यूएचओ की लिस्ट एक मॉडल लिस्ट या एक गाइडलाइन की तरह है। हर देश इसे अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से अपनाता है। जैसे भारत अपनी खुद की नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स यानी NLEM बनाता है, जिसमें मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो भारत में आम है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक माइंड मैप की मदद से दोहराते हैं। ये तरीका परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इस माइंड मैप को देखिए, ये हमारे पूरे टॉपिक का सार है। देखिए, केंद्र में है हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट, एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, और इससे 4 मुख्य शाखाएं जुड़ी हैं। पहली, इसकी परिभाषा यानी डेफिनेशन। दूसरी, इसके चयन के मानदंड यानी क्राइटेरिया। तीसरी, डब्ल्यूएचओ लिस्ट का इतिहास। और चौथी, इसका महत्व यानी इंपॉर्टेंस। परीक्षा से ठीक पहले ये एक तस्वीर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को याद दिलाने के लिए काफी है। तो आइए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहरा लें।
पहला, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत WHO ने 1977 में की। दूसरा, दवाओं का चुनाव पब्लिक हेल्थ की ज़रूरत, सुरक्षा और कीमत पर आधारित है। तीसरा, यह लिस्ट हर 2 साल में अपडेट की जाती है। और चौथा, यह लिस्ट हर देश की राष्ट्रीय दवा नीति का आधार बनती है। चलिए, अब आपकी समझ को परखने के लिए कुछ सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, WHO ने इसेंशियल मेडिसिन्स का कॉन्सेप्ट किस साल में पेश किया था? ठीक है, अब दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा एक एसेंशियल मेडिसिन के चयन का मुख्य मानदंड नहीं है? विकल्पों को ध्यान से पढ़िए। और ये रहा आखिरी सवाल, एक एसेंशियल मेडिसिन्स लिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप अपने जवाब नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इस पूरी चर्चा के बाद एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट का विषय आपके लिए अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।